पिछले 3 दिनों से दिल्ली की हवा को अगर जहरीली बताया जा रहा है तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत में हर साल जितनी अकाल मौतें होती हैं उनमें से 1/4 मौतें सिर्फ प्रदूषण के चलते होती है। इसमें भी हवा का प्रदूषण सबसे ज्यादा घातक है। दुनिया के सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि प्रदूषण से होने वाली 90 लाख मौतों में से 25 लाख मौतें भारत में हुई हैं। प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामलों में भारत अब दुनिया में नंबर 1 देश के तौर पर कुख्यात हो चुका है। भारत में भी दिल्ली का प्रदूषण सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 3 साल के दौरान दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 दर्जन आदेश किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी को गैस चैम्बर बताते हुए 18 बार आदेश दिया कि प्रदूषण रोको, क्योंकि प्रदूषण अब मौत की सजा के समान हो गया है, जिसे हर आदमी भुगत रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो लगातार गाइडलाइंस और चेतावनी दे रहा है। आज भी एनजीटी ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और 14 नवंबर तक दिल्ली में सभी तरह का कंस्ट्रक्शन, ट्रकों की आवाजाही रोकने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी जजमेंट 10/11/2016 का संज्ञान लेते हुए, जिसमें डायरेक्शंस की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट को कि आपने ये मेजर्स लेने हैं जैसे ही पोल्यूशन इस मात्रा से ऊपर चला जाएगा, तो उन्होंने उनके जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि भी एक भी डायरेक्शन कोर्ट की कंप्लाई नहीं हुई है और आज से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सारी बंद कर दी गई हैं, डिगिंग बंद कर दी गई है और ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया है और गवर्नमेंट्स को, एजेंसीज को बोला गया है कि भी आप अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट करो, कहीं पे भी लैंडफिल साइट में कहीं पे भी कोई आग नहीं लगनी चाहिए और पुलिस को भी बोला गया, ट्रैफिक पुलिस को, कि भी स्मूथ ट्रैफिक रहना चाहिए, कहीं खड़ा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को फटकार मारते हुए कहा है कि भी आप कोर्ट के ऑर्डर्स को देखिए। अगर आपने इस ऑर्डर को अच्छे से देखा होता और एक्शन प्लान बनाया होता तो आज जो सिचुएशन है दिल्ली आज जो स्मॉग फेस कर रहा है ये नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली का जो अपना पोल्यूशन है उससे कहीं ज्यादा पोल्यूशन इस टाइम दिल्ली के अंदर है, वो आसपास के क्रॉप बर्निंग की वजह से है। और मैंने पंजाब और हरियाणा दोनों के माननीय मुख्यमंत्रियों से मिलने का समय मांगा था। अभी तक उनके यहाँ से उन्होंने समय दिया नहीं है। एनजीटी का आदेश आने से पहले ही दिल्ली सरकार ने राजधानी में ट्रकों के आने जाने पर रोक लगाने का फैसला कर लिया था, लेकिन पहले ही दिन इसका कोई असर नहीं दिखा। ट्रक आसानी से दिल्ली की सीमा में आते जाते रहे। दिल्ली में रोका जा रहा है, ट्रक में एंट्री बताएं, दिल्ली में एंट्री बंद हो गई है, रोका जा रहा है आपको? अभी तो रोका नहीं है। क्या सामान ला रहे हो उसके अंदर? रोल थे कागज के। दिल्ली वाले एक आदमी पर रोकते, एक आदमी पर जाने देते हैं। अभी तो निकल रहे हो कोई दिल्ली में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ला रहे हो उसमें? है इसमें सीमेंट के ब्लॉक हैं, राख के ब्लॉक है इसमें। राख है? हाँ। एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल गाड़ियों पर ऑड इवन लागू करने से प्रदूषण पर कितना असर पड़ेगा, इस पर पहले भी सवाल उठे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में ही बताया जा चुका है कि दिल्ली में प्रदूषण की 56% वजह सड़कों पर बिखरी धूल है। इस बात पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है कि दिल्ली में धुआं और धुंध के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान जिम्मेदार हैं। तो हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर बाद अलका लांबा जुड़ेंगी, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ नदीम जावेद साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और हरीश खुराना जी हैं, स्पोक्स पर्सन है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले नदीम जावेद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 12 नवंबर 2013 को नासा के एक्वा सैटेलाइट ने उत्तरी भारत की तस्वीरें खींची थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से पूरा उत्तर भारत स्मॉग की चपेट में है। अपनी तारीफ अगर विदेश के किसी अखबार में छप जाए तो पार्टियां ढूंढे और पीटती हैं। 2013 में तो आपकी सरकार थी ना सर, और मैं बीजेपी को भी नहीं बख्शने वाला हूं, न ही मैं आपको बख्शने वाला हूं। आपका कितना योगदान है दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में? 15 साल तो शीला दीक्षित जी रही। नहीं दीपक भाई, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया है। शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो
दिल्ली में बसेस जो थी, डीजल बसेस चलती थी और जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रदूषण होता था, उसको बंद करने का काम उस सरकार ने किया था और दिल्ली को काफी हद तक ग्रीन किया गया था। और एक समय ऐसा भी था शीला दीक्षित की सरकार के समय, जबकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे ग्रीन शहर है, सबसे हरा भरा शहर है। लेकिन ये बात नहीं है, माफ कीजिएगा, ये कभी नहीं आया, ये कभी नहीं आया। दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर जाना जाता है और प्रदूषित शहरों में बता दूंगा किन किन कारणों से प्रदूषण है। सिर्फ ग्रीन होने से प्रदूषण कम हो जाता है ऐसा नहीं है। उसी ग्रीन पेड़ों के चलते आज क्यों धुलाई हो रही है उनकी? अगर ग्रीनरी इतनी है तो एनडीएमसी को धोने की जरूरत क्या पड़ रही है उनको? ये भी अपने आप में एक सवाल है, जवाब दीजिए। मैंने उस समय की चर्चा की थी जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली शहर में डीजल बसेस को और डीजल के जो दूसरे वाहन हैं उसको बंद करना चाहिए था, और उस समय दिल्ली की सरकार ने उसको बंद करके सीएनजी बसेस को लाने का काम किया था। यह बात सही है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में जिस तरह से हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, और यह केवल ऐसा नहीं है कि जो किसान जलाते हैं अपनी फसल का नीचे का हिस्सा, जड़ों का हिस्सा, उसकी वजह से यह पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली का जो 2/3 पोल्यूशन है वो डस्ट की वजह से हो रहा है, वो धूल की वजह से हो रहा है। सड़कों की धूल हो, वो मकान बन रहे हो, और खास तौर से सवाल इस बात का पैदा होता है दीपक भाई कि फरवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में जब मौसम ठीक रहता है और इतना प्रदूषण नहीं होता है, तो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है तो उसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। अगर एनजीटी ने कोई गाइडलाइंस दी है तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो मैं यही तो कह रहा हूं सर, इनको जो मिला विरासत में मिला, उससे पहले 2004 से 2014 तक आप लोग थे, दिल्ली में भी आप लोग थे। ये तो 2013 में विरासत में आपको मिल गया था कि दिल्ली के हालात ये होने वाले हैं। आपने क्या किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इन्होंने जो किया उसको हरीश खुराना जी भी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी वाले नहीं जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी जिम्मेदार हैं। आपने 2004 से 2014 तक क्या किया? केंद्र सरकार थी ना आपकी, क्या किया आपने 2004 से 2014 तक, जब 2013 में नासा ये तस्वीर दे चुका था? दीपक भाई, लगातार कांग्रेस के शासनकाल में यह प्रयास रहा है कि जो प्रदूषण की स्थिति है उस पर नियंत्रण रखा जाए, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2004 से 2014 की जिस परिस्थिति की आप चर्चा कर रहे हैं उसके संबंध में मैंने आपसे कहा कि उस समय की स्थितियां दिल्ली में बद से बदतर हो गई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था और उसके बाद लगातार राज्य सरकार ने उस दिशा में और सुधार की दिशा में काम किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के जो चैलेंजेस हैं और आज की जो चुनौतियां हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए। राज्य सरकार का क्या रोल हो सकता है, केंद्र सरकार का क्या रोल हो सकता है, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, और किस तरह से दिल्ली जिसकी चर्चा आपने स्वयं की कि गैस चैम्बर हो चुका है, उसको हम थोड़ा बहुत ठीक कर पाए। हमाम में हम सब दंगे हैं, मैं जनता को भी नहीं बख्शता, लेकिन जनता क्या करे अगर सरकारें उनको एक इकोसिस्टम नहीं अवेलेबल कराएंगी तो, अगर वो चाहेंगे भी तो वेस्ट डिस्पोजल नहीं कर सकते। मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर हरीश खुराना जी आपकी इतनी सरकार रही, एमसीडी में रहे आप, सब कुछ रहे, लेकिन आज तक कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पूरी दिल्ली में बन ही नहीं पाया, क्यों? आज मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिफेंड करने की, मैं एमसीडी मेरी सरकार है, मैं डिफेंड करने नहीं आया। नहीं, आपको डिफेंड करना भी पड़ेगा क्योंकि एमसीडी भी जवाब दे। सड़कों की धूल एमसीडी को अगर साफ करनी है तो वो तो कूड़ा भी नहीं उठाने आते। भाई सुन लीजिए, मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो आज हालात है बद से बदतर किस लिए हुआ? मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करनी बाकी रह गई, नहीं तो मेडिकल इमरजेंसी की हालत हुई पड़ी है इस वक्त दिल्ली के अंदर। सवाल यह है कि मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ एक नॉइस पॉल्यूशन भी शुरू हो गया है। नॉइस पॉल्यूशन क्या है? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। अभी मैं अरविंद केजरीवाल साहब को सुन रहा था कि मेरा तो कोई दोष है नहीं, आस पड़ोस के राज्यों की वजह से आ रहा है। अरे सत्यानाश दिल्ली का अगर हो गया है तो सिर्फ आस पड़ोस के राज्यों का अगर कसूरवार है तो फिर लानत है अगर आपके शासन के ऊपर। 20%, मैं नहीं कह रहा, ये सीएससी की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 20% जो है वो जिम्मेवार होता है पराली की वजह से, 80% जिम्मेवारी होती है जो ये पॉल्यूशन होता है ट्रांसपोर्ट की वजह से, और जो आपने धूल की बात करी उसकी वजह से, और वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से ये कारण होते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर 80% कारण अगर दिल्ली सरकार की देन है, दिल्ली के अंदर अगर मेट्रो ना होती दीपक जी, उसमें मैं बधाई दूंगा भाजपा को और कांग्रेस को भी। बधाई तो दे दी ना आपने, बधाई तो दे दी, कह रहा हूं, बधाई दे दी आपने, बधाई दे दी आपने। सुन लीजिए, विजन की बात कर रहा हूं। उस वक्त विजन था
आज अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती तो आज देखते हालत क्या होती दिल्ली की। आज दिल्ली के अंदर आज सिर्फ 4000 बसें हैं, जरूरत कितनी है? आज की डेट में भी 11000 बसें की जरूरत है, लेकिन 3 साल के अंदर आपने एक बस लाए नहीं। उसके बाद आपने धूल साफ करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे वैक्यूम क्लीनर्स के, वो कहां हैं? उसके बाद आप दोष देते हो कि केंद्र सरकार को और पड़ोसी राज्यों को। भैया एक उंगली अगर उठाओगे तो 4 उंगलियां खुद की तरफ भी आएंगी। मैं तो कह रहा हूं एमसीडी के अंदर प्रॉब्लम है, दुनिया जहान की प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने समर्थन मांगा दिल्ली सरकार से भी, आज तक समर्थन नहीं मिला। अरे आपने कौन सा समर्थन? मैंने आपको एक आंकड़ा बताया ना, आप मुझे ये बताइए, आपने जनता का वोट लिया 2014 में, आपने एमसीडी में जनता का वोट लिया, आपने उत्तर प्रदेश में वोट लिया, आपने हरियाणा में वोट लिया, राजस्थान में आपकी सरकार है, ये 4 एडजॉइनिंग राज्य हो गए, ये 4 एडजॉइनिंग राज्य हो गए। इन्होंने सरकार बनते ही पराली जलाने पर, चलो अगर 20% का प्रदूषण पराली से है, मैं मानता हूं, 80% दूसरे रीजन से। मुझे आप ये बताइए, 18 आदेश हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 18 आदेश, हाईकोर्ट के 18 आदेश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 8 आदेश पिछले साल में जारी हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या रहा? वोट की जरूरत भी होती है। आम आदमी पार्टी का विपक्ष का नेता अगर ये कहे कि पराली जलाना है, मैं पराली जलाऊंगा, और जलाई उसने, और ट्वीट करके कह रहा है कि पराली कोई तो जलाना कोई वो नहीं है, तो बताइए क्या ये राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रही है? मुझे बताइए ना। विपक्ष का नेता आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा वो नहीं है, एमएलए के साथ साथ वो विपक्ष के नेता है, और उसको ट्वीट आ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, उनका अपना ट्वीट कहता है कि मैं पराली जलाऊंगा। तो अब बताइए क्या करें हम? नहीं, मैं ये साथ करता हूं, मैंने आपके अलका लांबा जी को भी बुलाया था, लेकिन अफसोस अलका लांबा हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाई। अगर ये वो है, अच्छा ठीक है, हम एक करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने आने से मना कर दिया। कृपया ये इन्फॉर्मेशन भी आप ऊपर चला दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने इस बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब मैं हरीश खुराना जी आपसे जानना चाहता हूं जी, आपकी सरकार केंद्र में भी रही, बिल्कुल है, आपकी सरकार राज्य में भी रही, और नदीम जी आपसे जानना चाहता हूं, आपकी सालों सरकार दिल्ली में रही, आपकी सालों सरकार केंद्र में रही, आपकी सालों सरकार जो है वो शुरुआत तो देश आपने ही बनाया है, इतना बड़ा जो बना है, मैं आपके कंट्रीब्यूशन को नकारता नहीं हूं, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी यहां पर एक गार्बेज के सॉल्यूशन का कोई इंतजाम आपने किया ही नहीं पिछले 70 सालों में। ऐसा क्यों, मुझे ये बताइए। जबकि महात्मा गांधी कह के गए कि स्वच्छता ही सबसे अहम है, जिसको आज प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, और आपने भी निर्मल भारत करके उठाया, लेकिन निर्मल भारत ने यह भारत दिया हमको। देख लीजिए आज कैसा भारत है नदीम भाई, आप घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। नहीं दीपक भाई, दिल्ली शहर आज जिस स्थिति में पहुंचा है, ये स्थिति में पहुंचने के लिए कोई पिछले 70 साल से ही दिल्ली शहर ऐसा था और इतना पोल्यूशन था, ऐसा नहीं है। हालात के हिसाब से ये शहर बढ़ता चला गया, और बढ़ने के साथ साथ इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा, फैक्ट्रीज बढ़ी, गाड़ियां आई, पोल्यूशन बढ़ा, और उसमें कहीं ना कहीं बाकी चीजें भी जुड़ती चली गई। और जैसे जैसे जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, और मैं समझता हूं कि इंसानी जो जिंदगी है और इंसानी जो जीवन है, उसकी जो मूल बुनियाद है वो ये है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं, हम उनके समाधान की दिशा में काम करते हैं। आज जो हालात हैं दिल्ली के साथ एनसीआर को लेकर, उसमें जो 56 लाख के आसपास तो सिर्फ दिल्ली शहर में गाड़ियां हैं, और दिल्ली शहर की गाड़ियों के साथ साथ एनसीआर की गाड़ियां जोड़ दी जाए तो उनकी बोल रही थी, मैंने कई सारी बातें कही थी कि कैसे कैसे जो दिल्ली सरकार है उसने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, दूसरी सरकारें भी हैं, उसमें कांग्रेस भी भागीदार है, उसमें बीजेपी भी भागीदार है, लेकिन दिल्ली की जो जिम्मेदारी चूंकि अरविंद केजरीवाल ने लार्जर टू लाइफ इमेज बन के कमाई थी। तो ऋचा जी मुझे जवाब दीजिए कि ये पूरा एक्शन प्लान जो है आपके हाथ में था, और मैं आपको बता रहा हूं ये आया है 29 दिसंबर 2015 को, और मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो। तब से लेकर आज तक, या उसके बाद बने हो, तब से लेकर आज तक क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया ये, क्यों आपका पायलट सिस्टम जो है एंटी डस्ट वैक्यूम क्लीनर का फेल कर गया? ऋचा जी बताइए। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि क्या कारण है कि इतना एक्सटेंसिव प्लान मिलने के बाद
18 आदेश सुप्रीम कोर्ट के मिलने के बाद, 18 आदेश हाई कोर्ट के मिलने के बाद, 18 आदेश ग्रीन ट्रिब्यूनल के मिलने के बाद आपकी सरकार 1 इंच भी मूव नहीं कर पाई ROE-1 के अलावा। क्या मुझे तो लग रहा है आप पूरे प्रश्न को एक दूसरी दिशा में स्पिन कर रहे हैं दीपक जी। पहले तो ये बात है कि स्पिन बॉलर नहीं हूँ ऋचा जी, मैं फैक्ट रख रहा हूँ। नहीं, आप फैक्ट नहीं रख रहे हैं। आप चीजों को जिस तरह घुमा के रख रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आपको पता है कि 2017 में ग्रैप ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी बनाई। जब हम पिछली दिवाली को हम देख चुके थे कि किस तरह दिल्ली की स्थिति और नियर बाय एरियाज की स्थिति थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया कि ये केवल दिल्ली का इशू नहीं है, ये 5 से 6 स्टेट्स को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। और उन्होंने एक बॉडी बनाई और उसके बाद उन्होंने जो जो कहा, दिल्ली सरकार ने हर उस स्टेप को पूरा किया है। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो दिल्ली सरकार ने पूरा नहीं किया हो। अगर एमसीडी से आप ये प्रश्न पूछते और वो जवाब न दे पाते कि हालत में है, तो मैं समझ सकती थी। परंतु दिल्ली सरकार से आप ये सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि इतने बार फटकार लगाई, इतनी बार आज भी फटकार लगाई है, परंतु सारी स्टेट्स को मिलके फटकार लगाई है, केवल दिल्ली को नहीं लगाई है। दिल्ली उसका एक स्टेक होल्डर है। इंडो जाइगेंटिक प्लेन की जब हम बात करते हैं तो इंडो जाइगेंटिक प्लेन केवल दिल्ली में नहीं है, इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर एक पायलट किया वैक्यूम क्लीनिंग का और वो सफल नहीं हुआ तो वो केवल रीजन नहीं हो सकता है। हम सरकार में आने से पहले जो जो वादे करके आए थे उस 70 पॉइंट एजेंडा पे हम आज भी कायम हैं। परंतु ऐसी सरकारें, हम ऐसे सरकारों के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा था दिल्ली पूर्ण राज्य बना देंगे और आज उस पर यू टर्न ले चुके हैं। आप कहाँ आ गई हैं ऋचा जी? नहीं, आ गए आप जिस चीज को कहाँ ले जा रहे थे मैं वहीं आ गई हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे 17 एजेंसीज, जिस पॉइंट पे जिस एजेंसी को जो काम कहा गया, डीपीसीसी को क्या कहा गया, उन्होंने वो सबकी हेल्पलाइन भी बनाई, प्रदूषण, बदरपुर पावर प्लांट को भी रोका और भी सारे पॉइंट उन्होंने किए। परंतु आपको अगर 60% आज की डेट में पोल्यूशन हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रहा है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पहले वहां से मदद नहीं मिलेगी तब तक कि पोल्यूशन का हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे। ऑड इवन हुआ या बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई या अन्य जो हम उपाय ले रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स पे सारी सरकारों को मिलकर काम करना होगा और केंद्र सरकार को हमारे देश के किसानों को एक ऑल्टरनेटिव देना होगा कि ये जो पराली है उस पराली को क्या वो फर्टिलाइजर के यूज में रूप में यूज करना चाहते हैं या वो सीमेंट प्लांट्स में यूज करना चाहते हैं या ब्रिक मेकिंग में यूज करना चाहते हैं, उसका एक उपाय उन्हें सोचना होगा जिसके बारे में केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं हरीश खुराना भी बैठे एक मिनट हरीश खुराना जी भी बैठे हैं, उनसे भी बोलूंगा। लेकिन मुझे ऋचा जी आपने 70 पॉइंट याद दिलाए, मैं तो भूल गया था कि आपने कोई 70 पॉइंट का फॉर्मूला भी दिया था। मैं हरीश खुराना जी को जोड़ रहा हूं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सुखपाल सिंह खेरा से बोलेंगे जरूर। ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं कि खेरा साहब प्लीज ऐसे काम मत करिए, इससे पूरी कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, खुद पंजाब में ही नुकसान हो रहा है, उनके अपने लोगों को नुकसान हो रहा है। हरीश खुराना जी, एमसीडी का जवाब दीजिए आप। प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ गलती मानने को कोई तैयार नहीं। आपने कहा एमसीडी गलती है, मैं तो मान ली, आप नहीं तैयार है। मैं तो बैठते कह दिया कि मैं आज बीजेपी को करने नहीं आया, मैं अपनी सरकार की गलती, हरियाणा की गलती मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा और बिल्कुल कहूंगा कि मेरी गलती है, हमारी गलती है, हम करने को तैयार है। मैं आम आदमी पार्टी की तरह नहीं हूँ कि बोले कुछ और अब मुझे बोलने दीजिए। ऋचा जी, मैंने आपके बीच बोला नहीं, आप शांत रहिए। आप, ये आपकी पुरानी आदत है, ये आपकी पुरानी आदत है। ने और आपके नेताओं ने दिवाली के पहले, दिवाली वाले दिन आपने क्या किया था, आपने क्या किया, को दिए थे, गलत किया था ना। उसको आपने भगवा की राजनीति के अंतर्गत आपने उसको गलत किया था ना, ये आप मान रहे हैं ना। दिल्ली की जनता देख रही है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ सांसें आपकी भी है, सांसें भाई साहब, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि आज आप इस बात पे माफी मांग रहे हो ऑफिशियली। क्या ऑफिशियली मांग रहा हूँ? आप मांग रहे हैं ना, गलती आप मानिए, आप मानिए कि मेरी गलती है। आपने मांग ली ना माफी, मैं इसको आप मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने माफी मांग ली है। आप मुझे बताइए ना कितनी बसें आई, माफी मांग रहे हैं। आप बताइए 3 साल में कितनी बसें आई, आज ऑफिशियली आप बताइए ना, आप बताइए कितनी बसें आई, आप बताइए कितनी बार वैक्यूम क्लीनर आए। क्यों झूठ बोलते हैं? हरीश खुराना जी, धन्यवाद, मांग चुके हैं। बोलते बहुत कदम है कि आज बोलेंगे, बोलने दीजिए। नहीं, ऋचा जी, टू
टू बी फेयर टू हरीश खुराना जी, ऋचा जी आपको उनको सुनना पड़ेगा 30 सेकंड के लिए। हरीश जी बोलिए। 30 देखिए, सेकंड। केंद्र सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, और ये 2014 मैं नहीं बोल रही है, ये सेंट्रल स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट बोल रही है कि 2014 की पॉलिसी आई हुई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिडेंस, जो अभी चिल्ला के ऋचा पांडे जी बोल रही है केंद्र ने कुछ नहीं किया। 2014 की पॉलिसी आई हुई है, अब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? राज्य सरकारें। अब वो राज्य सरकारों को बाउंड तो मैं नहीं कर सकता ना, ये हमारी सरकार नहीं कर सकती। इसके अलावा सुनिए, ये वादे करते बड़े बड़े, आपकी सरकार है ना, मैंने क्या बोला? राजस्थान आपकी है, हरियाणा अगर पंजाब का एक विपक्ष का नेता ये कहे कि मैं नहीं मानता, विपक्ष का नेता कहेगा नहीं मानता और पराली जलाएगा, तो मैं क्या करूं उसका? आ रहा हूं, मामला थोड़ा सीरियस हो गया। मैं क्या करूं उसका? मामला थोड़ा सीरियस हो अगर गया। पराली वो जलाएगा और चौड़े में कहेगा कि मैं तो करूंगा, जो करना है कर लीजिए, ये वोटों की राजनीति खेल रहे हैं, ये इनको वोट चाहिए इसलिए राजनीति खेल रहे हैं। कृपा करके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, वोटों की राजनीति बाद में बात करिएगा, पहले दिल्ली को सुधार लीजिए, पहले सांसों की राजनीति कर लीजिए, और अगर सांस होंगी तो आप राजनीति करेंगे, सांस ही नहीं होंगी तो राजनीति कहां से करेंगे आप? नदीम जावेद जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं दीपक भाई, मुझे केवल इतना कहना है कि आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता ने यह कहा है कि जितने भी काम करने थे वो सारे के सारे काम राज्य सरकार ने किए और केवल पराली जलाने से समस्या आ गई है। मैं केवल उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हवा में जो PM 2.5 और PM 10 का जो स्तर है वो इस वक्त लगभग 10 गुना अधिक है, यानी जो सामान्य स्तर होना चाहिए था उससे 10 गुना अधिक है। इसका मतलब कि जो भी आपने किया होगा, क्या किया है क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन हालात बद से बदतर दिल्ली शहर के हैं। दो जरूरत है, एक शॉर्ट टर्म प्लान की और एक लॉन्ग टर्म प्लान की। शॉर्ट टर्म प्लान यह है कि इसी तरह के हालात चाइना में पैदा हुए थे तो हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया था, पराली जलाने से जो पोल्यूशन पैदा हुआ है और हवा में इकट्ठा हो गया है, पानी के माध्यम से उसको कम किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म प्लान यह है कि डीजल की जो चीजें हों या डीजल के जो व्हीकल हों, जो कंपनी चलती है, पोल्यूशन पैदा होता है, जो डस्ट है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है, जिस पर राज्य सरकार को काम करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को सहयोग की आवश्यकता है और दूसरे राज्यों को उसमें सम्मिलित करने की जरूरत है। पिछले 1 वर्षों में ऐसा कोई भी काम जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं देता। पोल्यूशन को न दिल्ली की सरकार ने और न केंद्र की सरकार ने सीरियसली लिया है और इसलिए हालात इतने खराब है। मैं केवल एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। शीला जी की सरकार थी तो 5,500 बसेस चल रही हैं, आज 3,000 बसेस चल रही हैं। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाने की बात थी, लेकिन उस मेट्रो के प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर बहुत जिम्मेदारी के साथ राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। चलिए, वो गाना एक सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। अभी हमको बस एक सनम आशिकी के लिए नहीं चाहिए, अभी सांस की बंदी जो हो रही है उसको रोकने के लिए चाहिए। सांस बंदी हो चुकी है, आपने नोटबंदी की, हरीश खुराना जी वाहवाही लूटी, अब सांस बंदी भी हो रही है, इसके लिए भी कुछ करें। ऑन पॉल्यूशन हो जाए चुनाव, अगर चुनावों में अगर काश पॉल्यूशन के चक्कर में वोट मिलते होते ना तो आज ये सब होता। सिर्फ बता दीजिए MCD क्या कर रही है, छोड़ दीजिए आप छोड़ दीजिए हरीश जी, दुनिया भर के तर्क छोड़ दीजिए, आज MCD क्या कर रही है? वेस्ट बम्पर मेजोरिटी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वेस्ट मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, बहुत सारे कारण है इसके। उसमें अगर फिर ऋचा जी उछल पड़ेंगी अभी की अभी, मैं उसका कुछ बात करने आऊंगा, फिर कहीं राजनीति खेल रहे हैं। आज तक पैसा दिया नहीं MCD का, उसके बाद बातें करते बड़े बड़े, मैं उसमें आरोप प्रत्यारोप पे नहीं आ रहा हूं। ये कहते हैं गलती मान ली क्या? मैं राजनीति नहीं करना चाहता इस वक्त, मैं इस वक्त चाहता हूं हल। मैं चाहता हूं कि इससे आजादी मिले। अफसोस के साथ इस बात डिबेट को कंक्लूड कर रहा हूं कि हमें को लगा था कि हम हल ढूंढने निकले हैं, लेकिन हमारे वही किया जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं टोपी ट्रांसफर। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, और अंत में सब रिस्पॉन्सिबल है लेकिन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन मैं अपने चैनल इंडिया न्यूज के माध्यम से, मैं अपने चैनल और आपके चैनल इंडिया न्यूज के MD की तरफ से, कार्तिकेय शर्मा जी की तरफ से ये कहता हूं कि हम अपनी इन्वेंट्री में जो पैसा हम एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, अपनी इन्वेंट्री में से कुछ टाइम निकाल कर पॉल्यूशन को कैसे कम करना है उसके उपाय हम बताएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसको लगातार जारी रखेंगे। महाभारत में आज के लिए इतना ही। इसके बाद 9 बजे मेरे साथ देखिएगा कि कैसे हमने किया है इसका रियलिटी चेक।
ये लो SBI। मैंने कई सारी बातें कही थी कि कैसे कैसे जो दिल्ली सरकार है उसने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, दूसरी सरकारें भी हैं उसमें कांग्रेस भी भागीदार है, उसमें बीजेपी भी भागीदार है, लेकिन दिल्ली की जो जिम्मेदारी चूंकि अरविंद केजरीवाल ने लार्जर टू लाइफ इमेज बन के कमाई थी। तो ऋचा जी मुझे जवाब दीजिए कि ये पूरा एक्शन प्लान जो है आपके हाथ में था, और मैं आपको बता रहा हूं ये आया है 29 दिसंबर 2015 को, और मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो। तब से लेकर आज तक, या उसके बाद बने हो, तब से लेकर आज तक क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया ये, क्यों आपका पायलट सिस्टम जो है एंटी डस्ट वैक्यूम क्लीनर का फेल कर गया? ऋचा जी बताइए। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि क्या कारण है कि इतना एक्सटेंसिव प्लान मिलने के बाद, 18 आदेश सुप्रीम कोर्ट के मिलने के बाद, 18 आदेश हाई कोर्ट के मिलने के बाद, 18 आदेश ग्रीन ट्रिब्यूनल के मिलने के बाद आपकी सरकार 1 इंच भी मूव नहीं कर पाई ROE-1 के अलावा? क्या मुझे तो लग रहा है आप पूरे प्रश्न को एक दूसरी दिशा में स्पिन कर रहे हैं दीपक जी। पहले तो ये बात है कि नहीं हूँ ऋचा जी, मैं फैक्ट रख रहा हूँ। नहीं, आप फैक्ट नहीं रख रहे हैं, आप चीजों को जिस तरह घुमा के रख रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आपको पता है कि 2017 में ग्रैप ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी बनाई, जब हम पिछली दिवाली को हम देख चुके थे कि किस तरह दिल्ली की स्थिति और नियर बाय एरियाज की स्थिति थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया कि ये केवल दिल्ली का इशू नहीं है, ये 5 से 6 स्टेट्स को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा, और उन्होंने एक बॉडी बनाई। और उसके बाद उन्होंने जो जो कहा, दिल्ली सरकार ने हर उस स्टेप को पूरा किया है। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो दिल्ली सरकार ने पूरा नहीं किया हो। अगर एमसीडी से आप ये प्रश्न पूछते और वो जवाब न दे पाते कि हालत में है, तो मैं समझ सकती थी, परंतु दिल्ली सरकार से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, और जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि इतने बार फटकार लगाई, इतनी बार आज भी फटकार लगाई है, परंतु सारी स्टेट्स को मिलकर फटकार लगाई है, केवल दिल्ली को नहीं लगाई है। दिल्ली उसका एक स्टेक होल्डर है। इंडो जाइगेंटिक प्लेन की जब हम बात करते हैं तो इंडो जाइगेंटिक प्लेन केवल दिल्ली में नहीं है, इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर एक पायलट किया वैक्यूम क्लीनिंग का और वो सफल नहीं हुआ तो वो केवल रीजन नहीं हो सकता है। हम सरकार में आने से पहले जो जो वादे करके आए थे उस 70 पॉइंट एजेंडा पे हम आज भी कायम हैं, परंतु ऐसी सरकारें, हम ऐसे सरकारों के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा था दिल्ली पूर्ण राज्य बना देंगे, और आज उस पर यूटर्न ले चुके हैं। आप कहाँ आ गई हैं ऋचा जी? नहीं, आप जिस चीज को कहाँ ले जा रहे थे मैं वहीं आ गई हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस जिस पॉइंट पे 17 एजेंसीज, जिस पॉइंट पे जिस एजेंसी को जो काम कहा गया, डीपीसीसी को क्या कहा गया, उन्होंने वो सब किया, हेल्पलाइन भी बनाई, प्रदूषण, बदरपुर पावर प्लांट को भी रोका, और भी सारे पॉइंट उन्होंने किए। परंतु आपको अगर 60% आज के डेट पे पोल्यूशन हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रहा है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पहले वहां से मदद नहीं मिलेगी, तब तक पोल्यूशन का हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे। ऑड इवन हुआ या बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई या अन्य जो हम उपाय ले रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स पे सारी सरकारों को मिलकर काम करना होगा, और केंद्र सरकार को हमारे देश के किसानों को एक ऑल्टरनेटिव देना होगा कि ये जो पराली है, उस पराली को क्या वो फर्टिलाइजर के यूज में रूप में यूज करना चाहते हैं, या वो सीमेंट प्लांट्स में यूज करना चाहते हैं, या ब्रिक मेकिंग में यूज करना चाहते हैं, उसका एक उपाय उन्हें सोचना होगा, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं हरीश खुराना भी बैठे एक मिनट हरीश खुराना जी भी बैठे हैं, उनसे भी बोलूंगा, लेकिन मुझे ऋचा जी आपने 70 पॉइंट याद दिलाए, मैं तो भूल गया था कि आपने कोई 70 पॉइंट का फॉर्मूला भी दिया था। मैं हरीश खुराना जी को जोड़ रहा हूं, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सुखपाल सिंह खेरा से बोलेंगे जरूर। ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं कि खेरा साहब प्लीज ऐसे काम मत करिए, इससे पूरी कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, खुद पंजाब में ही नुकसान हो रहा है, उनके अपने लोगों को नुकसान हो रहा है। हरीश खुराना जी, एमसीडी का जवाब दीजिए आप। प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ गलती मानने को कोई तैयार नहीं। आपने कहा एमसीडी गलती है, मैं तो मान ली, आप नहीं तैयार। मैं तो बैठते कह दिया कि मैं आज बीजेपी करने नहीं आया, मैं अपनी सरकार की गलती, हरियाणा की गलती मान लूंगा, बिल्कुल मानूंगा, और बिल्कुल कहूंगा कि मेरी गलती है, हमारी गलती है, हम भुगतने को तैयार है। मैं आम आदमी पार्टी की तरह नहीं हूं कि बोले कुछ और अब मुझे बोलने दीजिए। ऋचा जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, आप शांत रहिए। आप
ये आपकी पुरानी आदत है, ये आपकी पुरानी आदत है। ने और आपके नेताओं ने दिवाली के पहले, दिवाली वाले दिन आपने क्या किया? किया था, आपने क्या किया? बच्चों को दिए थे, गलत किया था ना। आप कब तक उसको आपने भगवा की राजनीति के अंदर आपने उसको गलत किया था ना, ये आप मान रहे हैं ना। दिल्ली की जनता देख रही है कि आप किस तरह की राजनीति कर रही हो। मैं तो कह रहा हूँ सांसें आपकी भी है, सांसें भाई साहब, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि आज आप इस बात पर माफी मांग रहे हो ऑफिशियली। क्या ऑफिशियली मांग रहा हूँ? आप मांग रहे हैं ना। गलती आप मानिए, आप मानिए कि मेरी गलती है। आपने मांग ली ना माफी, मैं इसको पोस्ट आप मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने माफी मांग ली है। आप मुझे बताइए ना कितनी बसें आई, माफी मांग रहे हैं। आप बताइए 3 साल में कितनी बसें आई? आज ऑफिशियली आप बताइए ना, मांग ली। आप बताइए कितनी बसें आई? आप बताइए कितनी बार वैक्यूम क्लीनर है? क्यों झूठ बोलते हैं? हरीश खुराना क्यों धन्यवाद बोलते हैं? मांग चुके हैं। बोलते बहुत सराहनीय कदम है कि आज बोलेंगे, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, रिचा जी, टू बी फेयर टू हरीश खुराना जी, रिचा जी आपको उनको सुनना पड़ेगा 30 सेकंड के लिए। हरीश जी बोलिए, 30 सेकंड। केंद्र सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, और ये 2014 मैं नहीं बोल रहा, ये सेंट्रल स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट बोल रही है कि 2014 की पॉलिसी आई हुई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिडेंस, जो अभी चिल्ला के ऋचा पांडे जी बोल रही है केंद्र ने कुछ नहीं किया। 2014 की पॉलिसी आई हुई है, अब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? राज्य सरकारें। अब वो राज्य सरकारों को बाउंड तो मैं नहीं कर सकता ना, ये हमारी सरकार नहीं कर सकती। इसके अलावा सुनिए, ये वादे करते बड़े बड़े। आपकी सरकार है ना, मैंने क्या बोला? राजस्थान आपकी है, हरियाणा। अगर पंजाब का एक विपक्ष का नेता ये कहे कि मैं नहीं मानता, विपक्ष का नेता कहेगा नहीं मानता और पराली जलाएगा, तो मैं क्या करूँ उसका? आ रहा हूँ, मामला थोड़ा सीरियस हो गया। मैं क्या करूँ उसका? मामला थोड़ा सीरियस हो गया। अगर पराली वो जलाएगा और चौड़े में कहेगा कि मैं तो करूंगा, जो करना है कर लीजिए, ये वोटों की राजनीति खेल रहे हैं। ये इनको वोट चाहिए इसलिए राजनीति खेल रहे हैं। कृपा करके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वोटों की राजनीति बाद में बात करिएगा, पहले दिल्ली को सुधार लीजिए, पहले सांसों की राजनीति कर लीजिए, राजनीति कर लीजिए। और अगर सांस होंगी तो आप राजनीति करेंगे, सांस ही नहीं होंगी तो राजनीति कहां से करेंगे आप? नदीम जावेद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं दीपक भाई, मुझे केवल इतना कहना है कि आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता ने यह कहा है कि जितने भी काम करने थे वो सारे के सारे काम राज्य सरकार ने किए और केवल पराली जलाने से समस्या आ गई है। मैं केवल उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हवा में जो PM 2.5 और PM 10 का जो स्तर है वो इस वक्त लगभग 10 गुना अधिक है, यानी जो सामान्य स्तर होना चाहिए था उससे 10 गुना अधिक है। इसका मतलब कि जो भी आपने किया होगा, क्या किया है क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन हालात बद से बदतर दिल्ली शहर के हैं। 2 जरूरत है, एक शॉर्ट टर्म प्लान की और एक लॉन्ग टर्म प्लान की। शॉर्ट टर्म प्लान यह है कि इसी तरह के हालात चाइना में पैदा हुए थे तो हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया था, पराली जलाने से जो पोल्यूशन पैदा हुआ है और हवा में इकट्ठा हो गया है, पानी के माध्यम से उसको कम किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म प्लान यह है कि डीजल की जो चीजें हों या डीजल के जो व्हीकल हों, जो कंपनी चलती है, पोल्यूशन पैदा होता है, जो डस्ट है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है, जिस पर राज्य सरकार को काम करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को सहयोग की आवश्यकता है और दूसरे राज्यों को उसमें सम्मिलित करने की जरूरत है। पिछले 1 वर्षों में ऐसा कोई भी काम जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं देता। पोल्यूशन को न दिल्ली की सरकार ने और न केंद्र की सरकार ने सीरियसली लिया है और इसीलिए हालात इतने खराब है। मैं केवल एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। शीला जी की सरकार थी तो 5,500 बसेस चल रही है, आज 3,000 बसेस चल रही हैं। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाने की बात थी, लेकिन उस मेट्रो के प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर बहुत जिम्मेदारी के साथ राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। चलिए, वो गाना एक सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। अभी हमको बस एक सनम आशिकी के लिए नहीं चाहिए, अभी सांस की बंदी जो हो रही है उसको रोकने के लिए चाहिए। सांस बंदी हो चुकी है, आपने नोटबंदी की, हरीश खुराना जी वाहवाही लूटी, अब सांस बंदी भी हो रही है, इसके लिए भी कुछ करें। ऑन पॉल्यूशन हो जाए चुनाव, अगर चुनावों में अगर काश पॉल्यूशन के चक्कर में वोट मिलते होते ना तो आज ये सब होता। सिर्फ बता दीजिए MCD क्या कर रही है, छोड़ दीजिए आप छोड़ दीजिए हरीश जी, दुनिया भर के तर्क छोड़ दीजिए, आज MCD क्या कर रही है? बम्पर मेजोरिटी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वेस्ट मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, बहुत सारे कारण है इसके। उसमें अगर फिर रिचा जी उछल पड़ेंगी अभी की अभी, मैं उसका कुछ बात करने आऊंगा, फिर कहीं राजनीति खेल रहे हैं। आज तक पैसा दिया नहीं MCD का, उसके बाद बातें करते बड़े बड़े, मैं उस पर आरोप प्रत्यारोप पे नहीं आ रहा हूं। ये कहते हैं गलती मान ली क्या? मैं राजनीति नहीं करना चाहता इस वक्त,
मैं इस वक्त चाहता हूं हल। ठीक मैं है, चाहता हूं कि इससे आजादी मिले। अफसोस के साथ इस बात डिबेट को कंक्लूड कर रहा हूं कि हमें को लगा था कि हम हल ढूंढने निकले हैं, लेकिन हमारे वही किया जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं टोपी ट्रांसफर। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, और अंत में सब रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन मैं अपने चैनल इंडिया न्यूज के माध्यम से, मैं अपने चैनल और आपके चैनल इंडिया न्यूज के एमडी की तरफ से, कार्तिकेय शर्मा जी की तरफ से ये कहता हूं कि हम अपनी इन्वेंट्री में जो पैसा हम एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, अपनी इन्वेंट्री में से कुछ टाइम निकाल कर पॉल्यूशन को कैसे कम करना है उसके उपाय हम बताएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसको लगातार जारी रखेंगे। महावाहित में आज के लिए इतना ही। इसके बाद 9 बजे मेरे साथ देखिएगा कि कैसे हमने किया है इसका रियलिटी चेक।